लेकिन यकीन मानिए कि ये सारी लड़ाई जो इस वक्त अब छिड़ी है और ओवैसी साहब ने आकर के जो इस भागीदारी संकल्प मोर्चा का हाथ थामा है, वो अल्पसंख्यक वोटों की जंग है। तो कौन सही सेक्युलर, कौन नकली सेक्युलर, किसके तरफ अल्पसंख्यक कितने, ये बहुत कुछ तय करेगा सूबे की राजनीति को और इसी पर निर्भर करेगा कि आगे क्या नतीजे आते हैं। देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और प्रियंका गांधी पहले अमेठी के किसानों की जमीन वापस करें, फिर उनकी पार्टी किसानों की बात करें, ये बात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कही है। सुनिए। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी इस समय मौजूद हैं। स्मृति जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। किसानों का आंदोलन जो है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। डिमांड पर डिमांड है और एक ही डिमांड है कि कानून को निरस्त करे, तभी आगे बात बनेगी। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कुछ समाधान निकल के आएगा? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वर्तमान में विषय सब जुडिस है और जो मुझ जैसे व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर होते हैं उनका सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना वैसे भी उचित नहीं है। लेकिन जहां तक की बात उन किसानों की है जो किसान संगठन के रूप में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी अमीश जी कि ये जो तीनों कानून पारित हुए हैं, पहले भी आपकी डिबेट में आप देख रहे थे, गौरव जी बोल रहे थे, ये साल 2001 से कवायद शुरू हुई। इसका मतलब 19 साल से सतत कृषि क्षेत्र में किस रिफॉर्म की जरूरत है, इस पर देश भर में परिचर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों ने, सभी ब्यूरोक्रेट्स ने, पूरे देश के हर राज्य से जो इस विषय से संबंधित है, और उसमें वो किसान संगठन भी मौजूद हैं जिनमें से एक ने तो कुछ वर्षों पहले ये भी इंटरनेट के माध्यम से अपनी व्यथा को व्यक्त किया कि इस रिफॉर्म को जितनी जल्दी आप लाना चाहें लेकर आए ताकि किसान का देश में कल्याण हो। जिन 3 बिल्स के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, इन तीनों बिलों में विशेषता है क्या? पहला, कि देश के इतिहास में पहली बार एक कानून सुनिश्चित करता है कि किसान से अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको 72 घंटों में किसान का भुगतान करना पड़ेगा, उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे। इस बिल से पहले देश में किसान के पास ऐसा कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था कि वो तुरंत अपनी भुगतान को सुनिश्चित करवा सके। यहां तक कि मैंने कुछ दिन पहले ही वक्तव्य में आपके चैनल पर यह कहा कि जब ये कानून नहीं था तब महाराष्ट्र, जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर एक किसान जिसने अपने मक्के की खेती को बेचा था, उपज को बेचा था, वो 5 महीने से दर-दर की ठोकरें खा रहा था। इस कानून के आने के बाद उसने कानून के इस प्रावधान का इस्तेमाल करके तुरंत 24 घंटे में अपने भुगतान को सुनिश्चित कराया। लगभग 3 लाख से ज्यादा की राशि थी। तो जो विपक्षी दल आज इतना आक्रोशित हो रहे हैं, कम से कम जाकर विपक्ष द्वारा शासित महाराष्ट्र प्रदेश के उस किसान से तो पूछें। पंजाब में तो कांग्रेस कानून के आश्रय के आधार पर पंजाब में तो कांग्रेस के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उन्होंने तो बात अमीश जी बोली स्मृति जी बताएं जी। दूसरी बात अमीश जी, ये इस कानून में पहली बार वर्षों वर्ष तक, चाहे वो पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, जब कांग्रेस शासित थे, और आज भी जो कांग्रेस शासित पंजाब है, वहां पर वर्षों वर्ष किसान किसके लिए उपज अपनी देना चाहता है, इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा है। लेकिन कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट में यह संरक्षण उपलब्ध नहीं था कि अगर किसान का किसी के साथ समझौता होता है तो समझौते के अंतर्गत किसान की जमीन सुरक्षित रहेगी। पहली बार मोदी सरकार एक ऐसे कानून लेकर आती है जो कहता है कि अगर आपका किसान के साथ समझौता होता है तो वो फसल का हो सकता है, फसल की खरीद का हो सकता है, जमीन आप किसान की हत्या नहीं सकते। अगर किसान की जमीन संरक्षित होती है इन कानूनों की वजह से, तो तकलीफ किसी भी राजनीतिक दल को क्यों होनी चाहिए? स्मृति जी, मेरा सवाल यह है अगला कि पंजाब में तो कांग्रेस के नेता, मंत्री
आज एक नई लाइन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं किसान कह रहा है कि साडा हक एथे रख, यही उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, बार बार आपकी सरकार पे ये ब्लेम आ रहा है कि ये सूट बूट की सरकार है, जो अभी से नहीं आ रहा, 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तभी से आ रहा है, ये सूट बूट की सरकार है। क्या आपको लगता है विपक्ष ने, जो कल प्रधानमंत्री ने भी बोला, कोई ऐसा भ्रमजाल बना जिसमें कुछ किसान, सब किसान नहीं, कुछ किसान ट्रैप हो गए और आपकी सरकार भी ट्रैप हो गई? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं, सरकार ने ये जो विषय पर निर्णय लिया, देश की संसद में इन बिलों को जब पारित करवाया, खुली चर्चा ना सिर्फ इस पे हुई, जबकि मैंने आपसे कहा कि शुरुआत इसकी कहां हुई, साल 2001 से परिचर्चाओं की शुरुआत हुई, मतलब 19 साल से इस विषय पर चर्चा चल रही थी। सरकार यूपीए की भी रही 10 साल, उस अंतराल में भी यूपीए की सरकार ने इन्हीं विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज आप पंजाब और उनके मंत्रियों का उल्लेख कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी नीति आयोग की हाई पावर्ड कमेटी चीफ मिनिस्टर्स की जो बनी, उसी का वो हिस्सा थे। उस कमेटी में उन्होंने ही इन रिफॉर्म्स को प्रस्तावित किया और इनको प्रस्तुत किया भारत सरकार के सामने। शायद उनके मंत्रियों को पता ना हो, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से अपने जाकर मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि आप स्वयं नीति आयोग की जब कमेटी में गए तो आप ही ने कहा कि इन रिफॉर्म्स को होना चाहिए। तो आज जब रिफॉर्म एक कानून की शक्ल लेता है, और इसमें इस बात को भी जोड़ दो अमीश जी कि आम आदमी पार्टी के नेता भी आपको विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवंबर में इसी कानून को नोटिफाई कर दिया, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया प्रशासनिक तौर पर दिल्ली में। और इसीलिए भारत बंद का ऐलान जब ये करते हैं, वो भारत बंद का ऐलान फेल जाता है, क्योंकि देश की जनता ये दोगलापन देख रही है कि राजनीतिकरण हो रही है। जो लोग वोट की राजनीति में जीत नहीं पाए, वो इस प्रकार की ट्रैफिक को चोक करने की राजनीति कर रहे हैं। आप कांग्रेस का उदाहरण दे रही है कि दिल्ली में जो रोक रहे हैं यातायात साधारण नागरिकों का, वो स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री रोक रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति पंजाब में चमकानी है। इसका मतलब दिल्ली की जनता को दिल्ली के मुख्यमंत्री साफ संकेत दे रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए वो दिल्ली के साधारण नागरिक के अधिकारों का भी हनन कर सकते हैं। वो तो अब यूपी भी जा रहे हैं, उन्होंने तो कल ऐलान कर दिया मैं यूपी में भी चुनाव लड़ूंगा, मैं उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ूंगा। वो तो यूपी भी पहुंच रहे हैं। वो कहीं से भी चुनाव लड़े अमीश जी, स्वतंत्र देश है, बस ट्रैफिक ब्लॉक ना करें। लेकिन ये राहुल गांधी जी चुनाव का कहीं से भी लड़ना हो जी, राजनीति कहीं भी करनी हो, लेकिन ये कहां का न्याय है? आपकी जनता दिल्ली में हो या देश में हो, उन्होंने भारत बंद का ऐलान ऑपोजिशन का फेल किया। ये कहां का न्याय है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इस प्रकार का प्रण लेता है कि मैं प्रशासनिक जामा तो पहना दूंगा कानून को, स्वयं इसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे राजनीति पंजाब में चमकानी है, इसलिए दिल्ली के उस बॉर्डर पे जाकर बैठ जाऊंगा, जिसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली के नागरिकों को यातायात संबंधी दिक्कत हो, बल्कि जैसा कि इंडस्ट्री ने बार बार कहा कि दिन का 3,500 करोड़ रुपया इंडस्ट्री को घाटा हो रहा है। ये कहां का न्याय है? 1800 फैक्ट्रियां बंद है, 1800 फैक्ट्रियों के मजदूर राजनीतिक रोटियां तो सीख रहे होंगे, लेकिन उन 1800 फैक्ट्रियों में जो लाखों लोग काम करते हैं, उनकी रोटियां कहां से बैठे हैं? 1800 फैक्ट्रियां दिल्ली में जो बंद करके बैठे हैं, वो और कोई नहीं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता तो इस भ्रमजाल में नहीं फंसेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि फैक्ट्रियां वहां पर चलती रहे, वो चाहते हैं कि यातायात के साधन में कोई भी अंकुश ना आए। और पंजाब में भी पहले भी हार चुके हैं, निश्चित रूप से आगे भी हारेंगे, लेकिन प्रश्न उठता है एट व्हाट कॉस्ट? कीमत क्या है? लेकिन राजनीति के अंदर अब कीमत की तो बात नहीं रह गई। आप देखिए, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि देश के किसान पंजाब के किसानों के बराबर आय चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार बिहार के किसानों के बराबर उनकी आय करना चाहती है। उनका कहना है कि बिहार का किसान तो बहुत गरीब है, पंजाब का किसान बहुत अमीर है, बाकी तो सब उनका कहना ही है। मैं राहुल गांधी जी के संदर्भ में दो बातें कहना चाहती हूँ। अमेठी के पूर्व सांसद थे, जब वो वहां पर सांसद थे, आप तब पूछ लीजिए वहां पर क्या किसान सम्मान निधि में किसी भी किसान को सालाना 6,000 रुपया मिलता था? बिल्कुल नहीं मिलता था। अमेठी के आज 2 लाख किसानों के पास 6,000 रुपया प्रतिवर्ष मुहैया किसने किया? राहुल गांधी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने किया। अब अमेठी से वो गए वायनाड।
आज अगर राहुल गांधी से पूछिए कि जिस एपीएमसी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या उनके लोकसभा के क्षेत्र में वो व्यवस्थाएं चल रही हैं? बिल्कुल नहीं चल रही। तीसरा, आप पंजाब का बार बार अमीश जी उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल के आने के बाद पंजाब का किसान इतना आक्रोशित है कि सबके सब मोदी के खिलाफ है। मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ। सितंबर माह के बाद जो एमएसपी का ऑपरेशन हुआ धान की खरीदारी का, उसमें 71,000 करोड़ रुपया 40 लाख से ज्यादा किसानों को दिया गया, सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। और अमीश जी, उसमें से 60% जो लाभार्थी हैं वो पंजाब से हैं, जिसका राहुल गांधी उल्लेख कर रहे हैं। उसमें से 60% किसान जिनको 71,000 करोड़ रुपया मिला, वो सब पंजाब के हैं। इसका मतलब राहुल गांधी पंजाब गए, ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर बैठे, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। पंजाब का ये 9 से 10 लाख किसान आया और उन्होंने एमएसपी के ऑपरेशन में भाग लिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और करोड़ों रुपए सीधे अपने बैंक के खाते में पाए। तो आज मैं किसको सच मानूं, राहुल गांधी को या फिर वो 40 लाख से ज्यादा किसान को जो एमएसपी के ऑपरेशन में सम्मिलित होकर 71,000 करोड़ रुपए का लाभ पा चुका है इस बिल के पारित होने के बाद। और आज भी अमीश जी कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए विशेष प्रावधान किया है। तो विश्वास किसका करे उस राहुल गांधी का, जिनकी सरकार जब थी साल 2009-10 में, जो आज दुहाई दे रहे थे इससे पहले कि आपकी परिचर्चा में, उनसे थोड़ा पूछिए। इतने ही हितैषी थे किसान के, तो साल 2009 से लेकर साल 2010 तक अमीश जी बजट कितना सुनिश्चित किया था यूपीए की सरकार ने किसानों के लिए? मात्र 12,000 करोड़ रुपया। और साल 2020-21 का अगर आप बजट उठाकर देख ले, मात्र और मात्र एग्रीकल्चर का, कृषि क्षेत्र का, तो मोदी के राज में 1,30,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मुहैया कराया नरेंद्र मोदी ने, मात्र और मात्र इसी क्षेत्र के लिए। एक स्मृति जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, से लेने लगे हैं। जी स्मृति जी, क्या आपको लगता है कि एक आज प्रियंका गांधी का मैं फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था जिसको पीआईबी ने कहा है कि ये फेक न्यूज की कैटेगरी में आता है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा, जिस भारतीय रेल को देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया, बीजेपी सरकार ने उस पर अपने अरबपति मित्र अडानी का ठप्पा लगवा दिया है। कल को धीरे धीरे रेलवे का एक बड़ा हिस्सा मोदी जी के अरबपति मित्रों को चला जाएगा। देश के किसान, खेती किसानी को भी आज मोदी जी अरबपति मित्रों के हाथ जाने से रोकने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चाहे राहुल हो चाहे श्रीमती वाड्रा जी, क्या आपको लगता है कि आप जब रेल की बात करते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करती हूं जी कि आप थोड़ा आए रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री को देखें। नहीं, मैं 2 बातें इसमें कहना चाहूंगी। इमेज मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी और श्रीमती वाड्रा की कोई अच्छी खासी है जिसके ऊपर मुझे कोई दृष्टि डालनी पड़े। लेकिन आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ अमीश जी। रायबरेली, जहां पर श्रीमती वाड्रा और श्रीमती गांधी का परस्पर वहां पर एक समन्वय रहता है राजनीति की दृष्टि से, वहां पर एक रेल कोच फैक्ट्री है। आप मेरी ना माने, आप यूपीए के कार्यकाल के प्रकाशन को निकाल कर देख लें। रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री को सिर्फ सोनिया जी के लिए चलाना है ताकि वो फीता काट के सकें। उसके लिए ही बोगी निकाली गई, उसको रायबरेली लेकर पेंट कराया गया ताकि लोगों को भ्रमित करा जा सके कि देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जब मोदी की सरकार आई तब वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन फैक्ट्री के नहीं, हिंदुस्तान के रेल इतिहास में रायबरेली में सुनिश्चित अगर किसी ने कराया तो मोदी जी की सरकार ने कराया। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं और जो आज हितैषी बन के घूम रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ। बाकी सब छोड़ दीजिए जी, मैं अमेठी की सांसद हूं, वहां पर आपके शो में मैं पहले भी कह चुकी हूं, 6 साल से एक स्टैंडिंग ऑर्डर है जिला प्रशासन का। सम्राट साइकिल की जमीन किसानों की थी, जिस पर हथिया कर बैठे हैं श्रीमती वडेरा, श्रीमती गांधी और राहुल गांधी। देश की चिंता छोड़ें, पहले कम से कम जहां 50 साल उनके परिवार ने राज किया वहां पर जो किसान की जमीन हड़पी है वही लौटा दे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अब आपसे बंगाल की बात करना चाहता हूं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पे हमला हुआ। ममता बनर्जी के कई बड़े नेता बीजेपी में इस समय टूट के आ रहे हैं। एक मंत्री ने भी रिजाइन कर दिया है अपनी विधायकी से। क्या आपको लगता है बंगाल में की राजनीति का जो रक्त चरित्र है
वो क्या लोकतंत्र पे खतरा नहीं है? क्योंकि इस देश में एक गैंग है जो कहता है लोकतंत्र पे खतरा है हर बात के ऊपर, लेकिन बंगाल में उन्हें लोकतंत्र पे खतरा नहीं दिखता। नहीं, देखिए, उस गैंग को खतरा अपनी जेब पर दिख रहा है, लोकतंत्र पे नहीं दिख रहा। लोकतंत्र की तो मात्र वो दुहाई देते हैं। और अगर ये गैंग अमीश जी इतना सुदृढ़ होता अथवा इतना सशक्त होता तो साल 2019 में जो ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राप्त हुई वो संभव नहीं होती। ये पहली बार नहीं है कि इस हाय तौबा करने वाली गैंग ने कोई नया स्वांग रचाया हो। आप जानते हैं कि साल 2014 से ही इनका मकसद कोई एक कानून अथवा कोई एक पॉलिसी नहीं है। इनका मकसद यह है कि वो मोदी को कितना परेशान कर सके अथवा मोदी को सेवा से, सत्ता से तो नहीं, क्योंकि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अपने आप को घोषित कर चुके हैं कि वो कितना उनको सेवा कार्यों से दूर रख सकें। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि जितना वो नरेंद्र मोदी को आहत करने का प्रयास करते हैं उतना ही तटस्थ होकर देश की जनता नरेंद्र मोदी के संग खड़ी हो जाती है। ममता बनर्जी पर आप क्या मैं कहना दोबारा चाहते हैं? कहती हूँ अमीश जी, जो भारत बंद विफल होते आपने देखा, जी। उसका श्रेय देश की जनता को जाता है, क्योंकि जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी के हाथों कभी भी कोई भी प्रकार का अप्रिय काम कृषि क्षेत्र में क्या, भारत की किसी भी पॉलिसी क्षेत्र में नहीं होगा, क्योंकि वो प्राथमिकता अपने देश को देते हैं, देश की उन्नति को देते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री बंगाल की आप बात कर रहे हैं जी, मुझे लगता है कि मां माटी मनुष्य का जो संकल्प उन्होंने दिया, उनके राज में मां का क्या हाल हुआ। अगर कोई महिला भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और वो लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध दर्ज करती है तो ममता बनर्जी, और ये दुख की बात है, आक्रोश की बात है, अपने हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए पुरुष कार्यकर्ता को टीएमसी के भेजने ताकि उस महिला कार्यकर्ता का बलात्कार हो, उसकी हत्या हो। कितने ऐसे चित्र आपने देखे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरेआम खुली गली में, गांव में मौत के घाट उतार दिया जाता है, फांसी से उन्हें लटका दिया जाता है। ममता बनर्जी को शायद इस बात का वहम है कि अगर इस प्रकार से सार्वजनिक हिंसा वो करवाएंगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहम कर कहीं बैठ जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिस प्रकार से उन्होंने अटैक कराया वो कहीं ना कहीं दो बातें दर्शाता है। एक, प्रशासनिक तौर पर वो पूरी तरह से विफल हैं, क्योंकि वही नहीं जानती कि लोकतंत्र तो छोड़िए, लॉ एंड ऑर्डर को किस प्रकार से बरकरार रखा जाता है। लेकिन दूसरा, उनकी तिलमिलाहट है कि उनका अपना ही एक राजनीतिक परिवेश है जो उनके हाथ से छूटता जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की एंजाइटी वो पॉलिटिकली दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार का उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया, जनता तो न्याय करेगी ना। उनको खुशफहमी ये थी कि भाजपा का कार्यकर्ता डर के घर में बैठ जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता का संकल्प है, आप अगर एक को मारेंगे तो 10 और खड़े हो जाएंगे। कितनों को मारेंगे आप? जी, बहुत बहुत। तो आज जो आप बंगाल में देख रहे हैं, जी स्मृति जी, रक्ततंत्र जो ममता का है उस पर लोकतंत्र भारी होगा, ये भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ थी।